एक्चुअली थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेना। होप ऑल ऑफ यू पास दिस अटेम्प्ट। कमेंट करके जाना, येस आई डू माई बेस्ट। जितना भी टाइम मिला है, इक्वलाइजेशन लेवी 1 दिन में हो जाएगा। डायरेक्ट डबल टैक्स रिलीफ आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा। चैरिटेबल आपका तीन दिन मान लो, 3 दिन में हो जाएगा। Hey yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a chartered accountant, and in this video I will be sharing you the right direct tax strategy for CA final, especially for May 23 because उसके बाद तो सिलेबस बदल रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज हम बाद में लाएंगे। बट फॉर नाउ नवंबर 23 बोला ना, हाँ नवंबर 23, May 24 की स्ट्रैटेजीज हम बाद में लाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं अपने पूरे सीए के जर्नी में फर्स्ट टाइम फेल हुई थी एंड लास्ट टाइम आई मेड इट माई लास्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम द ओनली रीजन वाई आई फेल्ड इन माई इंटायर सीए जर्नी वॉज डायरेक्ट टैक्स पेपर वेर इन आई स्कोर 32 मार्क्स। नवंबर 22 में मेरा एग्रीगेट ऑलमोस्ट क्लियर था, 32 मार्क्स आए थे, 8 नंबर आ जाते तो मेरा नवंबर 22 में ही एग्जाम्स क्लियर हो जाते। बट anyways, destiny had its own plan and I failed because of just one paper, direct tax। और पूरे टाइम मुझे डायरेक्ट टैक्स से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। मुझे 2-3 महीने तक तो समझ ही नहीं आया था डायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इतना सारा है और कैसे कवर अप करें कि बस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हो जाए, कवर हो जाए, अच्छी नॉलेज भी हो, ग्रिप भी हो और एग्जाम भी क्लियर हो जाए। बहुत रिसर्च किया और बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में मुझे किसी ने स्ट्रैटेजी बताई एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, विच हैज़ हेल्प्ड मी लॉट। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स पेपर में, क्योंकि ये बहुत लंबा है, लेंदी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, तो हम पहले 40 मार्क्स सिक्योर करेंगे, पहले 40 मार्क्स को कवर करेंगे। एक बार हमारा 40 मार्क्स कवर हो जाएगा तभी हम बाकी टॉपिक्स को टच करेंगे। ठीक है, दिस इज द सोल मोटिव, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट टैक्स की वजह से कभी रह गया है एग्जाम में, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। मेरे पास नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है और May 23 का भी है। दोनों को उसके पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस कर चुकी हूँ एंड वो एनालिसिस आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा आएगा किससे? पीजीबीपी से। नाउ पीजीबीपी में क्या होता है, बहुत बच्चे बहुत दिन तक टाइम उस पर बिताते हैं पीजीबीपी पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 14 का 14 नंबर हाथ में आ जाए। बट जितना दिन आप पीजीबीपी में एक्स्ट्रा बिताओगे उतना ही आपको पढ़ के समझ आएगा कि इसमें बहुत कुछ और है जो बिल्कुल एक एक लाइन के प्रोविजन में और छुपा हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जहां या तो आप पीजीबीपी में एक्सपर्ट हो जाते हो या फिर आपको पीजीबीपी में लगता है इतना टाइम बिता दिया और फिर भी पूरे 14 मार्क्स कवर नहीं हो पा रहे। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है पीजीबीपी का कि एक बार पढ़ लो कॉन्सेप्ट्स, एक बार पढ़ लो प्रोविजंस और फिर जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे पॉइंटर्स रिपीट होते रहेंगे और वो पॉइंटर्स अपने आप से याद हो जाएंगे। बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन का और भी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ वाला, ये सारी चीज़ें जो है आपको आराम से याद हो जाएंगी बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, पर पीजीबीपी में कभी भी ये मत सोचना कि पूरे 14 के 14 मार्क्स आएंगे। पीजीबीपी में आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए 14 में जितना मैक्सिमम हो सके उतना हम लाएंगे, 10 ले आए, 8 ले आए, ठीक है, इतना ही लाएंगे। पूरा ये मत सोचना कि पूरा ही क्वेश्चन एकदम टोटल इनकम एकदम 1 लाख एकदम सभी सही करेंगे, जितना हो सके। ठीक है, एग्जाम में भी यही रखना है, क्योंकि अगर पीजीबीपी में ज्यादा टाइम बता दिए तो बाकी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ये स्ट्रैटेजी ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पेपर का, वो हमेशा रैंडम टॉपिक से आता है। या तो कुछ न्यू अमेंडमेंट्स आ जाते हैं या फिर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और एक एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन होता ही है क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यू विल श्योरली गेट अ 6 मार्क क्वेश्चन फॉर एनआर टैक्सेशन और बाकी जो 8 मार्क है वो रैंडम कुछ भी हो जाता है। कभी मैट एएमटी आ जाता है, कभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाता है, कभी बिजनेस ट्रस्ट आ जाता है, कभी कुछ नया अमेंडमेंट हुआ हो वो आ जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न। सो एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम अभी के लिए होल्ड करेंगे। पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर बार आते हैं, क्योंकि हमें पहले क्या टारगेट करना है, हमें पहले टारगेट करना है 40 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ जैसे हैं जिनको सिर्फ 40 लाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट का होएगा और वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी हमेशा डायरेक्ट टैक्स ट्रीटी वाला होएगा, रिलीफ वाला।
डबल टैक्स रिलीफ वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स, नंबर 1 विल बी योर चैरिटेबल एंड नंबर 2 विल बी योर डबल टैक्स रिलीफ। अब आपको क्या टारगेट करना है, वो क्वेश्चंस जो हर बार इसी पैटर्न में आते हैं और आते ही हैं, वो चैप्टर्स जो हर बार आते हैं, और ऐसे चैप्टर्स करना है कि जो आपने जैसे अगर चैरिटेबल किया तो उसके साथ साथ डबल टैक्स रिलीफ भी कर लेना, ताकि ये दोनों एक के बाद आते हैं। पैटर्न पार्ट ए में ये आता है, पार्ट बी में ये आता है। तो अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स कर लिए तो आपके पूरे 14 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या समझाना चाह रही हो, ठीक है। अगर आपने मान लो एक कर लिया एनआर टैक्सेशन, एक आपने कर लिया चैरिटेबल, एक आपने कर लिया टीडीएस, तो क्या होगा, आप पूरे 6 क्वेश्चन के एक एक पार्ट ही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि आप क्वेश्चन के दोनों पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत टाइम से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया है। इट हैज़ बीन वेरी थियोरेटिकल, बहुत छोटे से एक लाइन से उठ के कुछ भी आ गया कि 11.5 में कौन सा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आ गया। या फिर 1023 में आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है नहीं है अगर आपका इनकम इतना है, मतलब आपका जो वो है ग्रॉस रेवेन्यू इतना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत थियोरेटिकल आ जाते हैं। तो आपको चैरिटेबल ट्रस्ट को पूरा पढ़ना है, उसके सारे प्रोविजंस को पूरा पढ़ना है। सेकेंडली, क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरा 14 मार्क्स कंप्लीटली आप अटेम्प्ट कर पाओ, तो आपको उसके साथ साथ डबल टैक्स रिलीफ करके ही जाना है ना। चैरिटेबल के लिए मैंने बीबी सर का रिविजन वीडियो देखा और उन्हीं का वो कॉम्पैक्ट देखा, लेकिन मैंने डबल टैक्स रिलीफ के लिए अतुल अग्रवाल सर के कंसेप्ट नोट्स देखे और उनकी ही रिविजन वीडियो देखी। क्यों? क्योंकि डबल टैक्स रिलीफ उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है, और अगर उन्होंने उनके क्लास से कर लिया, उनके रिविजन वीडियो से डबल टैक्स रिलीफ कर लिया, तो डबल टैक्स रिलीफ का कोई भी क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने 2-3 टीचर्स को और एनालाइज किया था, इतने अच्छे से डबल टैक्स रिलीफ अतुल अग्रवाल सर के अलावा किसी ने नहीं कराया है। सो आपको चैरिटेबल करना है वीबी सर या कोई भी और टीचर से, बट डबल टैक्स रिलीफ बहुत ध्यान से आपको करना है अतुल अग्रवाल सर के नोट से ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो उन्होंने इकट्ठा लिख रखे हैं, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपका एक 14 मार्क्स और सिक्योर हो गया। पहला 14 मार्क्स आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है, पीजीबीपी। सेकंड 14 मार्क्स आपका कौन सा अटेम्प्ट करना है, चैरिटेबल, और चैरिटेबल के बाद में आता है डबल टैक्स रिलीफ। तो 28 मार्क्स आपका अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न रहा है कि उसमें हमेशा टीडीएस के क्वेश्चंस आते हैं। 8 मार्क्स का आपका टीडीएस होगा और 6 मार्क का आपका वो रहता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो अगेन ये दोनों चैप्टर्स करोगे तभी आपका पूरा 14 मार्क्स कवर होगा, राइट। तो मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट कवरिंग टीडीएस, एंड टीडीएस के साथ साथ आप यू आर ऑल्सो कवरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ऐसा मत करना कि ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपको छोड़ना है, सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ के मत जाना, ठीक है। हमेशा ऐसे पढ़ना कि जो क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आता है तो वो पूरा ही पढ़ना, वो दोनों ही टॉपिक पढ़ना, ताकि पूरा 14 मार्क्स आपका अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। सो अभी आप क्या करेंगे, अब आप स्टार्ट करेंगे टीडीएस टीसीएस पढ़ना। टीडीएस टीसीएस मैंने करा था बीबी सर से, और लकीली उन्होंने रिविजन वीडियो तो अपलोड करा ही है, उसके साथ साथ उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्स का पूरा डिटेल फुल लेक्चर्स टीडीएस और टीसीएस के अपलोड कर दिए हैं फ्री, ठीक है। उन्होंने ही करा है, उनकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी टीडीएस टीसीएस फुल प्लेलिस्ट, 7 क्लासेस है, और क्या है, पूरा डिटेल्ड है, फास्ट ट्रैक बैच है। तो मैंने वो पूरी 7 क्लासेस देखी थी, डिटेल में टीडीएस और टीसीएस किया था, और इससे मैंने वहां पे 8 मार्क्स कवर अप किया। टीडीएस टीसीएस वाले टॉपिक में थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप ग्रिप चाहिए होगा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एंड दे ट्राई टू इंटररिलेट 2 to 3 सेक्शंस, टीडीएस का टीसीएस से रिलेट कर देते हैं, ऐसे वो करते हैं ताकि आपको पेपर बिल्कुल ईजी और डायरेक्ट ना मिले, ठीक है। सो दिस इज फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, दिस कम्स फॉर 8 मार्क्स। एंड क्या बताया, उसके बाद आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाला क्वेश्चन करना ही करना है, ताकि आपके फिर यहाँ पे 14 मार्क्स अटेम्प्ट होने लायक हो जाए, ठीक है। सो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए फिर मैंने देखा अतुल अग्रवाल सर के कंसेप्ट नोट्स, और उन्होंने फिर वही एक शॉर्टकट ट्रिक टाइप का बताया था, तो मैंने वो शॉर्टकट ट्रिक को थोड़ा समझा, एनालाइज किया, अपना दिमाग लगाया उसी ट्रिक में और क्या कर सकते हैं, एंड देन आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम हिज क्वेश्चन बैंक एज वेल रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पैटर्न में आपको मिल जाएगा पहले तो वो
इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन एप्लीकेबल और एनालिसिस करने वाला, तो इसमें आपको केस लॉज से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो रीसेंट केस लॉज अगर आपको अपलोडेड है वो आ जाता है, या फिर पेनल्टी वाले सेक्शंस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में। और पार्ट बी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के हमेशा मिलेगा वो इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, तो मैंने फिर इक्वलाइजेशन लेवी करा क्योंकि वो 6 मार्क है और आता ही है हर अटेम्प्ट में, बहुत टाइम से ये पैटर्न चला है 6 मार्कर का। इक्वलाइजेशन लेवी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में आता है। तो आई मेड श्योर दैट आई हैड अ गुड कंट्रोल ऑन इक्वलाइजेशन लेवी वाला चैप्टर। उसमें 2 ही सेक्शंस हैं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं बस, लेकिन आपको थोड़े उसके लिमिट्स वगैरह एग्जाम के दिन वाले भी आपको सुबह सुबह भी रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लिमिट्स विमिट्स वाला। तो इक्वलाइजेशन लेवी करके ही जाना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके कितने मार्क्स सिक्योर करा दिए? 14 मार्क्स पीजीबीपी का, 14 मार्क्स चैरिटेबल प्लस डबल टैक्स रिलीफ का, और फिर मैंने 14 मार्क्स आपका टीडीएस टीसीएस और उसके साथ आता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो 14 14 14 और ये वाला यहाँ पे आप 6 मार्क का तो पूरा ही पक्का कर लो। ठीक है, तो 48 मार्क्स का आपका मैंने अटेम्प्ट करने लायक बना दिया। सिर्फ इतने टॉपिक्स करके आप 48 मार्क्स अटेम्प्ट करने लायक हो सकते हो, बट इससे 40 नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसी रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आपके कुछ थियोरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वो लास्ट के चैप्टर्स ऑफ वाटर, योर इंटरनेशनल टैक्सेशन, लास्ट के चैप्टर्स, गैप वाला, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये वाला, और भी ऐसी चीज़ें ना, म्यूचुअल मैप, ये एमएपीज, बेप्स, ये वाले चैप्टर्स जो बिल्कुल लास्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन के लास्ट में जो थियोरी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स वाला भी, इवेजन वाला भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए रैंडम होता है और कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन पूरे इस वाले में, ना कि एमसीक्यू में, 2 क्वेश्चन आपको रैंडम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रैंडम रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 रैंडम रहता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उसका बहुत टाइम से पैटर्न सेम रहता है। तो मेक श्योर जो सेम आता है, जो हमेशा आता है, उसको आप सबसे पहले करो। और ये जो करना है, इसको करने में आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 20 से 25 दिन लगेगा ये करने में। इक्वलाइजेशन लेवी 1 दिन में हो जाएगा, डायरेक्ट डबल टैक्स रिलीफ आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा, चैरिटेबल आपका 3 दिन मान लो, 3 दिन में हो जाएगा, टीडीएस टीसीएस 2 से 3 दिन में हो जाएगा, 7 8 डेज हो गए। ठीक है, और पीजीबीपी 5-6 दिन और मान लो, तो इतने चैप्टर्स 48 मार्क्स आपका 10 से 15 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। आप पूरे दिन डी करते रहते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 48 मार्क्स से आप क्लियर नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको जितने बिजनेस ट्रस्ट ये है और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर्स आपको कहाँ से करना है? फिर आप अतुल अग्रवाल सर के नोट्स देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस ट्रस्ट 1 पेज में समराइज करा हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन वाला ट्रस्ट 1 पेज में, इन्वेस्टमेंट फंड 1 पेज में, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 1 पेज में समराइज कर रखा है। तो उससे आपको इजीली ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर आपका मैट, एएमटी, ये भी मैंने अतुल अग्रवाल सर से किया, वो भी 2-2 पेज 3-3 पेज में उन्होंने कंसाइज कर रखा है। इनसे आपका वहाँ पे ज़रूर आएगा। कहाँ पे? आपको एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इन वाले टॉपिक से, 1-1 2-2 लाइन के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको पेनल्टी वाला चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, वो भी कर लेना। ठीक है, पर ये सब तब करना, पहले ये इतने चैप्टर्स हो जाए। इतने चैप्टर्स में ना आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि चलो 48 कम से कम अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत तो भगवान भी आपका साथ दे ही देंगे मेहनत करने पे। तो ये है पूरा स्ट्रैटेजी। सीक्वेंसिंग, अगेन हर एग्जाम में सीए फाइनल का सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सीक्वेंसिंग आप कैसे पढ़ते हो, कौन से चैप्टर्स को पहले कवर करते हो, जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। तो आई थिंक आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। बाकी तो आप कि मेहनत के ऊपर है, आपने कितने लगन से किया, कितने शिद्दत से मेहनत करी, और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस सीए की डिग्री का, या फिर इस पास वाले वर्ड का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स यू लॉट। सब्सक्राइब करके जाना और हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार देते रहना, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे भी फॉलो कर पाओ तो कर लेना। एग्जाम से तो मत करना, मैं फोर्स नहीं करूँगी। ठीक है, बट कनेक्टेड रहना, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभी ऐसे लाइव आके कुछ बात कर लेती हूँ आप लोग से। कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो तो वहीं पे डायरेक्टली शेयर कर दो, तो मैं वहीं पे आंसर कर देती हूँ। ऑल दीज थिंग्स
ठीक है। बाकी ये पैटर्न रहा है और तुम्हें पता है ऐसे तो अनप्रिडिक्टेबल है, अगर ये पैटर्न बदल गया तो मुझे कोसने बताना, लेकिन हाँ नहीं बदलेगा ये, ऐसा पूरा अभी तक रहा है 6-7 अटेम्प्ट का, मैं पूरा बता चुकी हूँ, एनालिसिस है ये, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड आई होप ऑल ऑफ यू पास दिस अटेम्प्ट। कमेंट करके जाना, येस आई विल डू माई बेस्ट, जितना भी टाइम मिला है मैं उसको फुल यूटिलाइज करूँगा। बाय बाय।